नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल के अंदर और आर्टेमिस हॉस्पिटल के अंदर आज जो है विश्व मुर्गी दिवस मनाया गया है और उसी के बारे में क्या कुछ मुर्गी के इलाजों के अंदर होना चाहिए और क्या कुछ नहीं, आइए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। थोड़ा सा बैठ जाइए एक मिनट। सर, और इस बार की जो एपिलेप्सी डे है उसका जो थीम है वो है माइलस्टोन्स इन माय एपिलेप्सी जर्नी। तो मिर्गी एक ऐसा रोग है जिसको ये समझा जाता था कि ये एक ऊपरी माया है। यदि आप किसी मिर्गी के रोगी के साथ बैठ के खाना खाएंगे, उसके साथ में बर्तन भी शेयर करेंगे, एक कमरे में रुकेंगे तो आपको हो जाएगी। ये भूत प्रेत के साय के कारण होती है और इसका इलाज सिर्फ एक है कि झाड़ फूंक ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ और विभिन्न तरीके के टोने टोटके करो। जबकि ये एक बहुत ही सीधी तरीके से समझने वाली मस्तिष्क रोग की बीमारी, इसकी डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से संभव है। बहुत सारे प्रकार की एपिलेप्सीज होती हैं, करीब 160 प्रकार की एपिलेप्सीज हैं जो अभी तक ज्ञात हैं। आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है जो कि हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। जब भी हम एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के बारे में सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और बिकॉज ऑफ द मिसकंसेप्शंस यानी कि सोशल टैबूज, ये सारी गलत धारणाएं पहले ज़माने में माना जाता था कि कुछ ऊपरी चीज़ों के कारण ये सब होता है। लेकिन अब जब जैसे जैसे साइंस का आगे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ये भी पता चल चुका है कि इसका कोई ऐसा मूल्य कारण नहीं होता है। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी मिर्गी का जो मरीज़ होता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सही टाइम पे डायग्नोसिस, उसका इवैल्यूएशन और सही तरीके से इलाज। इलाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो दवाइयाँ खाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ड्रग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, यानी कि अगर दवाई खाते खाते उनकी दौरे अगर ठीक हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद से ये बीमारी ठीक हो गई है और इस कारण को दवाई छोड़ देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं समाज में बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी नियर या किसी भी डियर वन को एपिलेप्सी है यानी कि मिर्गी की बीमारी है, सबसे इम्पॉर्टेंट उनका सही तरीके से इलाज कराएं। दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है जब तक आपके डॉक्टर आपको इस चीज़ के बारे में सलाह ना दें। और अगर दवाइयों पे भी इसका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है तो ज़रूर किसी एपिलेप्टोलॉजिस्ट या फिर किसी नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, आगे का परामर्श लें। डॉक्टर साहब, किसी भी आम आदमी के बारे में कैसे पता चल लगाया जाएगा भाई इसको जो है मिर्गी का लक्षण है इसके? तो मिर्गी के लक्षण कई प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जिनको जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक कहते हैं, इसमें पूरे शरीर में झटका लगता है। नॉर्मल सबको ये कॉमन मिथ होते हैं कि मिर्गी ऐसा ही होता है, बट मिर्गी कई बताया था 160 तरह के कई लक्षण हो सकती है। एक ऐसे मिर्गी हो सकते हैं कि पेशेंट पूरे साइलेंट हो गए, कुछ बात समझ नहीं रहे, गुम हो गए, हाथ ऐसे चला रहे हैं, मुंह ऐसे चला रहे हैं, खाना खा रहे हो, या कुछ उल्टी पुल्टी थोड़ी देर के लिए बात किया फिर ठीक हो गया। तो मिर्गी के कई सारे लक्षण होते हैं। क्या घरेलू किसी दवाई द्वारा या द्वारा जो है उसका कुछ संभव हो सकता है? मिर्गी तो सबसे पहले सवाल तो ये होता है कि मिर्गी है कि नहीं। किसी को एक बार दौरा आ जाना मिर्गी नहीं होगा। दौरे के काफ़ी कारण हो सकते हैं, कोई सोडियम कम हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई दिमाग में सुकराहट आ गई, इवन कभी लकवे के कारण या दिमागी इन्फेक्शन के कारण भी दौरे उत्पन्न हो सकते हैं। बट कई मरीजों का सवाल होता है कि मेरा EEG भी नॉर्मल है, मेरा MRI भी नॉर्मल है, तो मेरे को मिर्गी के दौरे क्यों आ रहे हैं? उसी केस की बात हो रही है कि ये जो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी जिसको बोला जाता है, जिसमें हमें कोई फोकस नहीं मिल रहा कि किस कारण से दौरे आ रहे हैं। उसमें हम पहले दवाइयों से ज़रूर शुरू करते हैं। दवाइयों पे आपको कंटिन्यू होना चाहिए, दवाई किसी भी हालत में छोड़नी नहीं होती और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना है और किसी ऐसे डॉक्टर से संपर्क में रहना है जो मिर्गी को अच्छे से जानता हो और उसका ट्रीटमेंट कर सके। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो मिर्गी जैसी होती हैं, जो मिर्गी से कंफ्यूज करी जाती है,
सिर्फ एक तरफ को टकटक ही लगा के भी कई मरीज़ देखते रहते हैं, उनको भी सिर्फ दौरे ही आ रहे होते हैं। तो ये सारा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, एक न्यूरोलॉजिस्ट के कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, मिर्गी का टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है और उसके अप्रोप्रिएट दवाइयाँ शुरू होनी बहुत ज़रूरी है। एक बार को अगर आपकी दवाई शुरू होती है एंड फिर भी आपके दौरे कंट्रोल नहीं होते, तब हमें सर्जरीज़ की तरफ ओर जाते हैं और उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल हैं जिसमें हम इन मिर्गी के दौरों को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। मिर्गी के दौरे आते समय क्या करें और क्या ना करें? इसको हम डूज एंड डोंट्स कहते हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ एपिलेप्सी मैनेजमेंट। और ख़ास तौर पे ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आउट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप पूछ रहे हैं कि जब अभी घर पे या किसी पब्लिक प्लेस में किसी को ऐसी कोई दौरा आ गया, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ समझनी है कि उस मरीज़ को जब वो दौरा पड़ रहा है तब उसको ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करके कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए। उसके जबड़े को, जैसे इसमें दांत बीज जाते हैं ज़बरदस्ती, तो आप उसको खोलने की कोशिश मत कीजिए। मुंह में कुछ भी पानी या कोई भी लकड़ी, चम्मच ये डालने की चेष्टा मत कीजिए, उंगली डालने की कोशिश मत कीजिए, वो कट जाएगा। वो इतनी फोर्सफुल होता है कि 4 या 5 लोग भी इसको कंट्रोल नहीं, तो उसको एक साइड करवट दिलवाइए। कोशिश कीजिए कि आप उसको सराउंडिंग्स को क्लियर कीजिए। कोई जूता सूंघाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये सब गलत मिथ हैं कुछ और भी कि जूता सूंघा दिया जी तब मिर्गी ठीक होगी। जो आपको सराउंडिंग्स क्लियर करने के बाद इस चीज़ का इंतज़ार करना है कि वो दौरा, जैसा डॉक्टर विवेक ने भी बोला कि झटके आ रहे हैं, जो आमतौर पर लोग समझते हैं कि हाँ ये मिर्गी है, जिसमें हाथ पैर एक बार एंटे फिर झटके आए, तो उनको करवट दिलवाइए। मुंह में कुछ भी मत डालिए, ना उसको जबड़े को खोलने की कोशिश कीजिए, कोई पानी पिलाने की कोशिश मत कीजिए। और उसको जैसे ही वो जब शांत हो जाएगा, आमतौर पे ये 1 या 2 मिनट में शांत हो जाते हैं, उसके बाद उसको नियरतम जो आपकी जो भी नियर बाय आपके हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी है उसमें लेके जाइए। दूसरी चीज़ होती है कि अगर मरीज़ को मालूम है कि उसको मिर्गी है, तो आज की डेट में हम SOS ऐसी कुछ मेडिकेशंस हैं जो उनको दे के भेजते हैं, जो कि नाक में डालने वाला स्प्रे रहता है। तो आप उसकी बिलोंगिंग्स या उसका कोई फैमिली मेम्बर है तो हम उनको गाइड करते हैं कि अगर ये दौरे 2 या 3 मिनट से प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, तब उनकी एक नॉस्ट्रल में उसके 4 या 5 स्प्रेज डाल दिए जाएँ, जिससे वो दौरे वहीं के वहीं रुक जाएँ और लंबे नहीं खींचे, और जब रुक जाएँ फिर मेडिकल फैसिलिटी में जाएँ। तो ये डूज एंड डोंट्स बहुत ज़रूरी हैं सबके लिए समझना। डिपेंड करता है कि इलाज ये सिम्टोमेटिक सीजस है या एपिलेप्सी है। सिम्टोमेटिक सीजस में कहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कभी ग्लूकोज की कमी हो गई या सोडियम की कमी हो गई, उसके कारण दौरे से, तो उसके लिए इलाज बहुत छोटे टाइम में लगभग 1 से 2 महीने बंद हो जाता है। बट अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है, वो भी डिपेंड करता है कौन सा एपिलेप्सी है। अगर ड्रग रिस्पॉन्सिव एपिलेप्सी है तो यूजुअली 2 to 3 years मिनिमम चलता है, और किसी को अगर ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है तो उसको तो लंबा चलता रहता है। और जहाँ तक बात रहा खाने का के साथ ही काफ़ी सारे मिथ्स रहते हैं कि मीठा खाओ, ये खाओ, बट खाने से ऐसा कुछ नहीं होता। बट अगर किसी को ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है तो दवाइयों के साथ एक कीटोजेनिक डाइट का रूल होता है। वो बेसिकली हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, बट वो दवाइयों के साथ नहीं होती, खाली डाइट का कोई रोल नहीं होता। मैं दवाई कब तक चलेगी, क्या इसकी कोई वो डिपेंड करती है कौन सी एपिलेप्सी है। अगर आपकी जनरलाइज एपिलेप्सी है तो यूजुअली 3 years तक देते हैं। अगर आपको सिम्टोमेटिक सीजस है तो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1 से 2 महीने के लिए देते हैं, फिर ईजी करके देखते फिर बंद कर सकते हैं। जी, आपने बोला मस्तिष्क की सर्जरी की जाती है, तो क्या लर्निंग पावर जो होती है उस पर या मेमोरी पर कोई इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि मस्तिष्क नहीं, हम लोग उसका खास ख्याल रखते हैं। मान लीजिए रोग उस स्थान से उग रहा है जहाँ पे हमारा लैंग्वेज का एरिया है या हमारे सोचने समझने की शक्ति वाला एरिया है, तो हम उसमें इस प्रकार के ऑपरेशन नहीं करते। एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे हम स्टीरियो ईजी बोलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक है, लेकिन हम उससे एग्जैक्टली छोटे छोटे इंच के तरीके से ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस हिस्से को हम नहीं छेड़ेंगे और इस हिस्से को हम निकाल देंगे। तो पूरी तरीके से लाइलाज इसको बोला जा सकता है बीमारी को ऑपरेट? नहीं, लाइलाज तो बिल्कुल नहीं है। यही तो हम बता रहे हैं कि 80% लोगों में पूरी तरीके से इलाज संभव है। 20% में ऑपरेशन के बारे में काम करना पड़ता है, और मुश्किल से 1 या 2% ऐसे मरीज होंगे जिनको हम एक्चुअली लाइलाज बोल सकते हैं। ये जेनेटिक होता है? कुछ केसेस में जेनेटिक होता है, बट ज़्यादातर केसेस में जेनेटिक नहीं होता। जी सर, इसमें ट्रीटमेंट में कीटो डाइट का क्या? हाँ, कीटो डाइट जैसा मैंने बताया, कीटो डाइट का दवाइयों के साथ रूल है, अलग से डाइट का अलग से कोई रूल नहीं है। बहुत सारे मिथ ये भी होते हैं कि मैं डाइट स्टार्ट करता हूँ, उसको देखता हूँ
बट अगर आपकी दवाइयों के साथ कंट्रोल ना हो पाए, और वो भी सारी एपिलेप्सी में नहीं है, स्पेशली मायोटोनिक एपिलेप्सी होती है, एलजीएस ग्रीनोक्सटैटर सिंड्रोम होता है, ड्राइडर सिंड्रोम होता है। हाँ, एक स्पेशल टाइप की एपिलेप्सी स्पेशल टाइप की एपिलेप्सी है जो कि बहुत डिफिकल्ट टू कंट्रोल है। सारे एपिलेप्सी में उसका रोल होता भी नहीं है। मदर टू नवजात बच्चे में क्या ट्रांसफर होने के सिम्टम्स हो सकते हैं इससे? कुछ स्पेशल टाइप की एपिलेप्सीज हैं जो जेनेटिक ही होती है, हेरिडिटरी ही होती है, उसमें होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। बट ये आवश्यक कतई नहीं है कि मदर को है एपिलेप्सी तो बच्चे को होगी ही होगी। स्पेशली कुछ नाम होगा, एक आध का नाम? जुवेनाइल मायोटोनिक, इसको जेनेटिक जनरलाइज एपिलेप्सी कहते हैं। इसमें कि साथ में जनरलाइज्ड मायोटोनिक एपिलेप्सी जो कि मोस्ट कॉमन है, फीमेल में देखी जाती है ज़्यादातर, वो हो सकती है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मदर में हो, वो फीमेल से भी स्टार्ट हो सकता है और वो पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं दवाइयों के साथ, और वो कोई जरूरी नहीं कि स्टार्ट के बच्चे में भी हो। जी। सिम्टोमेटिक मतलब मिर्गी होने का कोई कारण, सोडियम कम हो गया, ग्लूकोज कम हो गया, सर में चोट लग गई, स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक का घाव बना रह गया, दिमाग में किसी ने गोली मार दी, गोली रह गई, या कोई ब्लीडिंग हो गई थी उसकी वजह से दौरा पड़ गया। इसी प्रकार से जो पत्ता गोभी वाला कीड़ा जिसे बोलते हैं, फीता कर्मिया आपने पढ़ा होगा, उसके अंडे कभी कभी पेट में चले जाते हैं, उनका लार्वा माइग्रेट करके मस्तिष्क में जाके अपना स्थान बना लेता है। एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे पड़ने की एक टेंडेंसी है, जैसे डॉक्टर मोहित ने भी बोला था। मिर्गी के दौरे एक लक्षण है, और वो आते क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे नॉर्मल दिमाग के किसी एक बिजली की तरह जो कनेक्शंस हैं, जो नर्व सेल्स आपस में क्रॉस टॉक करते हैं, वो भी एक बिजली के ऊपर काम करते हैं। यही बिजली एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण, और वो एक जगह से अगर प्रोड्यूस हो रही है तो जो डॉक्टर ने पहले बताया था फोकल एपिलेप्सी, अगर वो इस हाथ की मूवमेंट वाले एरिया से है तो इसमें केवल झटके आ रहे हैं तो फोकल एपिलेप्सी, और अगर इसी की सेंसेशन वाले एरिया में आ रहे हैं तो इसमें सिर्फ केवल एक्स्ट्रा सेंसेशन आएगी, जिसको हम फोकल सेंसरी एपिलेप्सी कहते हैं। अब अगर यही बिजली सारे दिमाग से या तो एक साथ उत्पन्न हो या फिर बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाए, तब हम उसको जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें जो डॉक्टर विवेक ने बताया कि चारों हाथ पैर एक साथ करके और फिर झटके आते हैं, और ये एक जगह से उठ के भी सारे दिमाग में फैल सकते हैं, जिसको हम सेकेंडरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं। तो उनका जो इलाज है वो पहले इसी कैरेक्टरिस्टिक को समझना जरूरी होता है कि एक जगह से उठ रही है मिर्गी या विभिन्न जगह से एक साथ उठ रही है, क्योंकि दवाइयों का चयन और आगे का इलाज ना केवल इस पर डिपेंड रहेगा कि वो मिर्गी है या नहीं है, वो इस पर भी रहेगा किस प्रकार की मिर्गी। लंबे समय से अगर मिर्गी किसी को आ रही है तो क्या कैंसर होने के भी चांस होते हैं इसमें? कैंसर की वजह से दौरे पड़ सकते हैं, दौरों की वजह से कैंसर नहीं। हिंदुस्तान में एपिलेप्टोलॉजिस्ट ही गिने चुने हैं। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे पास में एक एपिलेप्टोलॉजिस्ट है, एक सर्जन है जिनको एपिलेप्सी सर्जरी का ज्ञान है पिछले 25 सालों से। हम दोनों, मैं और डॉक्टर आदित्य गुप्ता जो हमारे सर्जन हैं, अनफॉर्चुनेटली वो विदेश पे है, तो वो एक एपिलेप्सी सर्जन है। एपिलेप्सी सर्जरी करना ही आपस मतलब एक प्रकार की कला है, और उन्होंने अपने आप अकेले ही कम से कम 500 के करीब सर्जरीज कर रखी है। तो हम लोगों का हर बीमारी पे फोकस बहुत अच्छा है, उसी प्रकार से हमारा एपिलेप्सी पे भी फोकस बहुत अच्छा है। हमारे डिपार्टमेंट में एक कॉम्प्रिहेंसिव एपिलेप्सी केयर यूनिट है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, एपिलेप्टोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट और न्यूरो नर्स और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, और एक बहुत बड़ी वीडियो ईईजी की सुविधा, ये सब कुछ उपलब्ध है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना हम बता सकते हैं कि कुछ प्रकार की एपिलेप्सीज हैं कि जैसे आप टाइम पे सोएंगे नहीं, टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देखेंगे, या फ़ोन का एक्सपोजर आपका स्क्रीन टाइम जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा होगा, जिनको फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सीज बोलते हैं, उनमें डीजे की लाइट होती है नाइट क्लब्स में, तो उनकी एक्सपोजर से कुछ पेशेंट्स को एपिलेप्सी जो है उनको दौरा पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो 4 कैरी होम मैसेजेस हैं, पहली चीज़ डोंट बिलीव ऑन मिथ्स, एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, और यदि आपके दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो एक एपिलेप्टोलॉजिस्ट को दिखाइए और उसका पूरा ट्रीटमेंट देखिए। दूसरी चीज़, दवाई जब आपकी शुरू हुई है अपने आप बंद मत करिए। एलोपैथी दवाइयों में कोई ऐसा नुकसान नहीं होता, और ये दवाइयाँ यदि आवश्यक हो
तो पूरे जीवन दी जा सकती हैं। बड़े आराम से लेडीज़ प्रेगनेंसी में डिलीवरी दे सकती हैं, पूरी प्रेगनेंसी कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं, तो दवाई नहीं छोड़नी है। तीसरी चीज़ ये बात समझनी है कि जब एक बार दौरा पड़ता है तो उस दौरान में आपको मरीज़ को एक साइड लिटाना है, उसके जो सिक्रीशंस हैं ताकि वो बाहर निकल सके, उसके दौरे को रोकने की प्रयास नहीं करनी है, जूता प्याज नहीं सुखाना है, और जब दौरा ख़त्म हो जाए तो उसको एक पास के अस्पताल में पहुंचाना है। रोगियों के पास में एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसे वो अपनी जेब में रखें, जिससे जब वो बेहोश हो जाए सड़क पर मान लीजिए तो पता चल जाए कि वो कहाँ रहते हैं और उनको ये बीमारी है। और चौथी चीज़, इसके लिए ऑपरेशन उपलब्ध है। यदि आपको ऑपरेशन के विषय में बताया जाए तो ऐसा नहीं है कि आप उससे बचें या उसे अवॉइड करें। सर क्या कुछ कॉस्टिंग आती है इस ऑपरेशन की? सर नॉर्मल ऑपरेशन ही होता है ये, मतलब जो वैसा ऑपरेशन जिसमें कि दिमाग के हिस्से को निकालना है उसका खर्चा तो 3-3.5 लाख के करीब का आता है। परंतु जो दूसरे वाले ऑपरेशंस हैं जिसमें दिमाग के अंदर वो तार डाले जाते हैं या VNS, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट वो 3 से 4% लोगों को ही उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसका खर्चा तो करीब 20 से 25 लाख के करीब का बैठता है। वो देखा आपने किस प्रकार से डॉक्टरों ने अपनी पूरी टीम के साथ में मृगी के बारे में बताया गया है कि क्या कुछ मृगी के कारण होते हैं, क्या कुछ लक्षण होते हैं और क्या कुछ उसका उपाय किया जा सकता है। मैं दीप चंद, कैमरामैन हर्ष के साथ भारत जिला गुरुग्राम।